Hello everyone, welcome you all SQ Digital Classes. Myself Ansur Pratap Singh, Faculty of Agriculture, Department of Plant Pathology, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा टॉपिक ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड डिजीज। लुई स्मट ऑफ वीट, जिसका पैथोजन है अस्टिलागो टेट्रिसाई, जो कि एक फंगस है। ये फंगस ऑर्डर अस्टिलाजिनेल्स बिलोंग करता है और इसकी एक फैमिली है अस्टिलाजिनेसी। और इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जिन टॉपिक पर हम आपसे आज बात करेंगे, वो हैं इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, डिजीज साइकिल एंड मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय, ये किस फैमिली का है, किस कुल का है, क्या है, और ये फंगस है या वायरस है। इसके बाद इसके सिम्टम्स, जब लूज स्मट ऑफ वीट के ऊपर ये डिजीज आती है तो इससे किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, या हम कैसे जानेंगे कि ये लूज स्मट वीट के ऊपर आया हुआ है। इसके बाद इसके बात करेंगे डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल को एक तौर पे कहा जाता है इसके रोग चक्र के बारे में। इसका रोग चक्र मतलब ये फंगस किस तरीके से रोग के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी स्टेज में इसके लक्षण कैसे होते हैं, लास्ट में किस तरीके के सिम्टम्स अगर करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसके बाद इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब इसकी रोकथाम की। अगर हमारे गेहूं के पौधे के ऊपर या गेहूं की फसल के ऊपर ये रोग आ रहा है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, लूज स्मट ऑफ वीट अस्टिलागो टेट्रिसाई इसका पैथोजन है। ऑर्डर इसका जो है अस्टिलाजिनेल्स है, फैमिली है अस्टिलाजिनेसी। स्मट, अब यहाँ एक वर्ड आया हुआ है स्मट। स्मट को हिंदी में कंड कहा जाता है। तो लूज स्मट का मतलब होता है कंड रोग। किसका कंड रोग? गेहूं का कंड रोग। इसके बाद इसमें जो स्मट शब्द है, स्मट मीन्स सूटी ब्लैक और चारकोल लाइक पाउडर। तो जब ये डिजीज़ वीट के प्लांट्स के ऊपर अगर होती है, आती है, तो उसके प्लांट्स में जो ईयर्स होती हैं उसके ऊपर, जैसे कि अगर हम कोयले को तोड़ दें या बहुत बारीक पीस दें तो उसी तरीके का पाउडर इस में बालियों के अंदर दिखाई देता है जब ये डिजीज़ वीट के ग्रेन्स के ऊपर, वीट की ईयर्स के ऊपर आती है। जब हम उन बालियों को खोल कर देखेंगे तो उनके अंदर चारकोल की तरह या कोयले की चूर्ण की तरह पाउडर उसमें अंदर भरा हुआ दिखाई देता है। आगे है रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी लॉसेस व्हेन ससेप्टेबल वेराइटीज विद इन्फेक्टेड सीड्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, कॉज लॉसेस 3 to 30%। मतलब इस डिजीज़ के कारण इंडिया में या जहाँ जहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर भारी लॉस होता है इसके द्वारा। या साल दर साल ये डिजीज़ जो है, एक साल फिर दूसरे साल अगर हम लगातार गेहूं का ही उत्पादन उसी फील्ड पर कर रहे हैं तो ये डिजीज़ एक साल के बाद दूसरे साल भी हमें देखने को मिलेगी। और इसका जो सीवियरिटी होगा वो धीमे धीमे करके बढ़ता जाता है। तो 3 to 30% लॉस इससे लगभग देखा गया है या पाया गया है। किसके कारण? लूज स्पट ऑफ वीट के कारण। इसके बाद इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इसके लक्षण में हेड ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक मॉस ऑफ स्पोर्स, नो ग्रेन्स फॉर्मेशन। मतलब जब बाली बनना शुरू होती हैं या बालियों का जब निर्माण होता है गेहूं की फसल में, तो उस समय उस बाली के अंदर जो दाने जहां या ग्रेन का निर्माण जहां होता है या दाने जहां बनते हैं उस जगह पर दाने ना बन करके ब्लैक कलर के पास्ट्यूल्स या चूर्ण जो होते हैं वो रह जाते हैं और वहाँ पर दानों का या ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या दाने नहीं बन पाते हैं, वो बालियाँ बिना दानों के ही रह जाती हैं। आगे है अफेक्टेड यंग स्पाइकलेट्स कन्वर्टेड बाय सिल्वर मेम्ब्रेन। जो बालियाँ होती हैं तो जो यंग बालियाँ होती हैं या मैच्योर बालियाँ होती हैं तो वो सिल्वर कलर की बालियों में, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं बाहरी रूप से। इसके बाद है ओनली द एवंस ऑफ अवेंटेड वेराइटीज एस्केप ट्रांसफॉर्मेशन, स्पोर्स इजली सेपरेट एंड ब्लोन ऑफ बाय विंड लीविंग बेयर्स रैचिन्स। मतलब इसके लिए अगर हमें ये डिजीज़ थोड़ा सा इसकी जो सीवियरिटी है उसको कम करना चाहते हैं तो इसके जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटियाँ होती हैं उनको लगा करके इसको रोका जा सकता है। अगला जो है वो है इसके स्पोर्स कैसे होते हैं। मतलब गेहूं की बालियों के अंदर जो ब्लैक कलर के पास्ट्यूल्स या स्पोर्स रह जाते हैं वो किस तरीके से एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर पहुंचते हैं। तो जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो बालियां जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह हिलती हैं
तो स्पोर्स जो होते हैं या जो ईयर्स के अंदर रह जाते हैं तो वो हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर बहुत आसानी से चले जाते हैं और नेक्स्ट प्लांट पर जा कर के वो डिजीज साइकिल जो उनका रोग चक्र होता है वो धीमे धीमे वो साइकिल फिर से स्टार्ट होता है और फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक वो साइकिल फिर से चल जाती है। तो इसी तरीके से एक खेत से दूसरे खेत पर किसान के इस रोग का आक्रमण फैलता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि आपको ये ईयर दिखाई दे रही होगी और ये वीट का जो है ये प्लांट है। तो इस प्लांट पर ये जो ब्लैक कलर के ये जो आपको यहाँ पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो ये बाली ही है। बाली के अंदर जहाँ यहाँ पर दाने बनते हैं, किसके गेहूं के दाने का निर्माण इधर पर होता है, जैसे कि यहाँ पर रहा। तो ये देखिए आप इसको अगर हम खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर दाने ना बन करके ब्लैक कलर का पास्टल्स भरा हुआ है या ब्लैक कलर का चूर्ण दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कॉज्ड है या लूज स्मट ऑफ वीट डिजीज जब गेहूं के पौधे पर आती है तो इससे इसी तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारे गेहूं के पौधे के ऊपर लूज स्मट ऑफ वीट आया हुआ है। जैसे कि ये रहा, ये जो है इन्फेक्टेड ईयर्स ही हैं और इसमें ये ब्लैक पास्टुएल जो दिख रहे हैं स्मट के स्पोर्स ही हैं, जो कि आकार में और देखने में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसके बाद आता है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल मतलब इसका रोग चक्र कैसा होता है। तो एयर ड्राइड स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर 12 मंथ्स एट 0 to 10 सेंटीग्रेड। पैथोजेंस इज इंटरनली सीड बॉर्न। तो एयर ड्राइड स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर 12 मंथ्स एट 0 to 10 सेंटीग्रेड। तो ये जो एयर स्पोर्स होते हैं हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो ये सर्वाइव कितनी देर तक कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कितने टाइम तक वो स्पोर्स जो हैं वो जीवित रहते हैं। तो 12 मंथ्स तक या 1 साल तक ये स्पोर्स दूसरी जगह जा कर के रह सकते हैं बिना होस्ट प्लांट के। और जब इनको होस्ट प्लांट मिल जाएगा तो ये अपनी जो इनकी लाइफ साइकिल या डिजीज साइकिल होती है फिर से फर्स्ट स्टेज में ये इनोकुलेशन करते हैं और ये डिजीज जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है पैथोजन इज इंटरनली सीड बॉर्न। तो सीड बॉर्न का मतलब होता है, इंटरनली का मतलब है आंतरिक रूप से, और सीड बॉर्न का मतलब होता है पैथोजेंस जो होते हैं या रोगजनक जो होते हैं। तो रोगजनक में ये डिजीज जो है वो फंगस के कारण आती है। तो इस फंगस का जो स्पोर होता है वो सीड के ऊपर या बीज के अंदर सीड बॉर्न होता है, मतलब बीज के अंदर आंतरिक रूप से होता है। तो जब हम इन्फेक्टेड बीज को या इन्फेक्टेड ग्रेन्स को ले जाकर उन्हीं दानों को ले जाकर अपने फार्म पर अप्लाई करते हैं या उन्हीं की हम बुवाई के दौरान उसी बीज को यूज करते हैं, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स होते हैं या दाने होते हैं तो उसके थ्रू इन्फेक्शन जो होता है प्राइमरी स्टेज से ही जा कर के, मतलब गेहूं के पौधे की प्रारंभिक स्थिति से, जब से उसका सूट रूट और ये सारा फॉर्मेशन निर्माण होता है या जर्मिनेशन जब होता है तभी ये डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। और जब उसमें ईयर्स निकलती हैं तब जा कर के हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि ये जो हमने यहाँ पर जो सीड डाला हुआ था हो सकता है उसमें सीड बॉर्न पैथोजन अस्टिलागो ट्रिटिसाई का जो स्पोर है वो वहाँ पर रहा हो। नेक्स्ट है इन्फेक्शन अगर व्हेन फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम एंड ओवरी इज जस्ट डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इन्फेक्शन अगर व्हेन फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स में भी इसका इन्फेक्शन आता है तो ओवरी का जो निर्माण होता है फ्लावर्स में वो साधारणतः डेवलप होता है और ओवरी के निर्माण के साथ साथ इनका भी फर्टिलाइजेशन होता जाता है। इसके बाद है टेम्परेचर इनके लिए कितना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके रोग चक्र के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर माना गया है। मतलब इस कंडीशन पे ये जो इनका डिजीज साइकिल है या रोग चक्र है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। लिटेड ह्यूमिडिटी है 60 to 85%। ये जो ये कंडीशन जो है इस डिजीज साइकिल की ही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से फंगस ग्रोन सिस्टमेटिकली एवरी इन्वेट्स हेड्स एंड इंटरनल्स। तो यहाँ से हमने जो सीड की बात की थी आपको, या यहाँ आप देखिए इन्फेक्टेड सीड इज प्लांटेड द नेक्स्ट सेशन। तो जब हम इन्फेक्टेड सीड को यहाँ पर डालेंगे या बोएंगे खेत पर, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट कंडीशन जो आएगी उसमें प्लांट ग्रोथ होगी। प्लांट ग्रोथ के बाद ईयर्स का डेवलप होता है। तो ये जो चेन है ये लगातार चलती रहती है। और इसी तरीके से इसी के साथ साथ फंगस का जो स्पोर होता है अस्टिलागो ट्रिटिसाई जो कि एक फंगस है उसका भी निर्माण हो जाता है।
और धीमे धीमे ये डिजीज़ जो है बढ़ती रहती है। पता हमें तब चलता है जब उसमें बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तब हम इस डिजीज़ को देखते हैं कि ये जो हमारे अब वीट के जो प्लांट्स हैं, ये इसमें से कई सारे प्लांट इन्फेक्टेड हैं लूज स्मट के कारण। इसके बाद है इसके मैनेजमेंट की बात आती है। मैनेजमेंट का मतलब होता है इसका रखरखाव हम कैसे कर सकते हैं, या अपने गेहूं की फसल को हम किस तरीके से रोक सकते हैं इस डिजीज़ के कारण, या इसके द्वारा जो लॉस होता है जिससे फार्मर्स को बहुत सारी हानि हो जाती है मौसम के कारण और थोड़ी सी जानकारी कम होने के कारण। तो इसके मैनेजमेंट के लिए जैसे सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग पीरियड ऑफ 4 आवर्स फॉलोड बाय 1 आवर, एक्सपोर्ट टू सन इन समर। तो समर सीजन में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं वीट की, उस समय पर अगर हम उन ग्रेन्स को लेकर के सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट मतलब धूप पर 4 आवर्स या 4 आवर्स से लेकर के 1 आवर्स तक के लिए समर के सीज़न में हम अगर उनको डालते हैं, जिनमें सीधे धूप या प्रकाश पड़ता है, तो उसमें जो ये फंगस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल या डोरमेंसी स्टेज होती है वो टूट जाती है। इसके बाद है हॉट वाटर ट्रीटमेंट 4 to 5 आवर्स इन अ टब ऑर्डिनरी टेम्परेचर एट 132 फ़ारेनहाइट फॉर 5 मिनट्स एंड 132 फ़ारेनहाइट फॉर 7 मिनट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब एक गर्म पानी किया जाता है 4 से 5 आवर्स के लिए। उस पर हम जाकर के कुछ सीड्स जो हमें अपने फार्म पर लगाने हैं उनको डाला जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में 132 फ़ारेनहाइट 5 मिनट के लिए उसमें सीड्स डाले जाते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन है 132 फ़ारेनहाइट फॉर 7 मिनट के लिए। तो इस कंडीशन में भी उस पैथोजन की जो स्पोर्स होते हैं उनकी जो डोरमेंसी होती है वो टूट जाती है और वो डोरमेंसी से जो सुसुप्तावस्था है उनकी ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट सेशन में जब हम सीड्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। अगला है सीड ट्रीटमेंट विथ वीटावैक्स एंड बाविस्टिन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम आर सिस्टमेटिक फंगिसाइड एंड इफेक्टिव। कुछ कवकनाशी ऐसे भी हैं जिनको हम सिस्टमिक फंगिसाइड्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि वीटावैक्स हो गया, बाविस्टिन। इन दवाओं का उपयोग भी हम लो स्मट ऑफ वीट के लिए कर सकते हैं जिससे कि हमारी फसल को नुकसान नहीं होता है। इसके बाद है रेजिस्टेंट वैरायटीज़, परवाज, वाटसन, शहर, सफक। तो इस तरह की वैरायटीज़ का यूज़ भी हम लो स्मट ऑफ वीट के अगेंस्ट कर सकते हैं। जब हम इन वैरायटियों को अपने फार्म पर जाकर अप्लाई करेंगे या इन वैरायटीज़ के सीड जाकर के अपने फार्म पर लगाते हैं तो उसमें लूज स्मट ऑफ वीट के अगर पैथोजन के स्पोर्स उसमें मौजूद भी होते हैं तो उसमें इसका जो सीवर्टी परसेंटेज होता है वो बहुत लो हो जाता है और इसका सीवर्टी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिससे कि लॉस का जो परसेंटेज है वो घट जाता है और फार्मर को ज़्यादा लॉस नहीं होता। इसके बाद है ओनली सोर्स डिजीज फ्री सीड। इस तरीके के सीड्स का उपयोग करना चाहिए फार्म पर गेहूँ के खेती के लिए जो कि डिजीज़ फ्री हों, मतलब उन सीड्स के अंदर या उन सीड्स पर फंगस के स्पोर्स ना हो या अस्टिलागो ट्रिटिसाई जो इसका पैथोजन है उस फंगस के स्पोर्स उसमें मौजूद ना हो, जिससे कि वो हमारी आने वाली फसल पर जो नुकसान होने वाला है या जो उसकी दर है वो ज़्यादा ना हो। थैंक यू।